वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हरम की करीबी रिहायशी इमारतों और दुकानों को कर दिया जाएगा मुनहदम। सऊदी हुकूमत का फैसला, मालिकान को दिया जाएगा मुनासिब मुआवजा। यहूदी इंतहा पसंदों ने इसराइली फौजियों की सरपरस्ती में एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा पर किया हमला। इश्तियाल अंगेज तरीके से अदा की यहूदी मजहबी रसूमात। तुर्की में नहीं रुक रहे हैं जलजले के झटके। अब फिर आया 4.4 शिद्दत का जलजला। जलजले के बाद फौरी तौर पर जानी नुकसान की नहीं मिली कोई इत्तला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीखी फैसला। पीएम लोकसभा में अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों का सिलेक्शन। अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट तनाज़े की जांच के लिए बनेगा पैनल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म, सेबी से भी मांगी गई रिपोर्ट। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुई वोटों की गिनती। त्रिपुरा में बीजेपी की हुकूमत दोबारा बनना तय। नागालैंड में एनडीपीपी तो वहीं मेघालय में एनपीपी को अक्सरियत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने मक्का मुकर्रमा में मस्जिदुल हरम की करीबी रिहायशी इमारतें और दुकानें मुनहदम करने का फैसला किया है। इस हवाले से दुकानों और इमारतों के मालिकान और रिहायशियों को इन्हदाम की कार्रवाई के बारे में खबर दी गई है। दुकान और इमारतों के मालिकान को जरूरी कार्रवाई के बाद मुनासिब मुआवजा दिया जाएगा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक मस्जिदुल हरम के करीब वाक़े मारूफ महल्ले जरवाल के रिहायशी इमारतें और दुकानें मुनहदम की जाएंगी। पूरे इलाके को मिसमार नहीं किया जाएगा, बल्कि जरवाल महल्ले का एक हिस्सा मुनहदम होगा। समाजी फरोग के कौमी प्रोग्राम ने इन इमारतों की निशानदही कर दी है जो मुनहदम की जाएंगी। यहूदी इंतहा पसंदों ने इसराइली फौजियों की सरपरस्ती में एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया है। फ़लस्तीन अल यौम की रिपोर्ट के मुताबिक सियोनी इंतहा पसंदों ने बाबुल मक़ारबा की जानिब से मस्जिद अल अक्सा पर हमला किया। इस दौरान उन्हें इसराइली फौजियों की हिमायत हासिल रही। इसराइली इंतहा पसंदों ने अपने इस हमले के दौरान मस्जिद अल अक्सा के अंदर इश्तियाल अंगेज तरीके से अपनी रसूमात अदा की। बता दें कि साल 1967 में बैतुल मुक़द्दस पर गासिबाना कब्जे के बाद से इसराइली फौजियों ने मस्जिद अल अक्सा के बाबुल मक़ारबा को अपने कंट्रोल में ले रखा है और इसी रास्ते से यहूदी इंतहा पसंद ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर मस्जिद अक्सा पर हमला करते हैं, जबकि मुसलमानों को इस दरवाजे से मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। क़ाबिज़ इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीन के इलाके ग़र्ब उर्दन में अरिहा के मुकाम पर वाक़े महाजुर कैंप पर छापामार कार्रवाई के दौरान 2 फ़लस्तीनी शहरियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने बताया कि इसराइली फ़ौज की भारी तादाद ने अरिहा में अक़बा जार कैंप पर छापे के दौरान ये जारहाना कार्रवाई की। एक फ़लस्तीनी को शदीद ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया और कुछ देर बाद इसराइली फ़ौज ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। जख्मी होने के बाद फ़लस्तीनी नौजवान कई घंटे सड़क पर तड़पता रहा, मगर इसराइली क़ाबिज़ फ़ौज ने सफ़ाकियत का मुज़ाहरा करते हुए ज़ख्मी को तिब्बी इमदाद फराहम करने और इसे एम्बुलेंस के ज़रिए अस्पताल मुंतकिल करने की इजाज़त नहीं दी।
दूसरी जानिब मकबूजा दरियाई उर्दून के शहर जुनैन में यहूदी आबादकारों ने एक 12 साला बीमार बच्ची को अस्पताल ले जाती एम्बुलेंस पर हमला कर दिया। बयान के मुताबिक एम्बुलेंस बीमार बच्ची को जुनैन अस्पताल से रमल्ला के एच क्लिनिक अस्पताल ले जा रही थी। यहूदी आबादकारों के हमले में एम्बुलेंस के शीशे टूट गए और बच्ची और उसकी मां जख्मी हो गई। اعتقال عمر ابو زهور عشان بده يبيت سيارته तुर्की में जलजले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तुर्किया के जुनूबी सूबे हताय में 4.4 यानी 4.4 शिद्दत के जलजले के झटके महसूस किए गए। डिजास्टर एंड मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी का कहना था कि जलजला अंताकिया जिले में 11 किलोमीटर की गहराई में आया है। जलजला मकामी वक्त के मुताबिक 10:20 पर आया। हताय के गवर्नर रहमी डोगन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। इस दरमियान तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने साबिका मंसूबे के मुताबिक 14 मई को इंतखाबात कराने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्किया में तबाहकुन ज़लज़ले के बावजूद सिर्फ 3 महीने बाद पोलिंग होगी। इस कुदरती आफत के नतीजे में 45,000 से ज्यादा अफराद हलाक और लाखों बेघर हो गए हैं। सदर तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंट में अपने हुक्मरान जमात आख के कानून साजों से खिताब करते हुए कहा कि ये कौम 14 मई को वो करेगी जो ज़रूरी होगा। सदर एर्दोगान अपने इख्तिदार को तीसरी दहाई तक टूल देना चाहते हैं, लेकिन राय आमा के जायज़ों से पता चलता है कि आइंदा इंतखाबात उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा सियासी चैलेंज पेश करेंगे। यूक्रेन ने कहा है कि वो रूस पर हमला नहीं कर रहा, बल्कि अपने मुल्क को बचाने के लिए रूसी हमलों का डिफेंस कर रहा है। यूक्रेनी वजीर आजम के मुशीर मिखाइल पोदोलियाक ने रूसी इलाके में ड्रोन हमलों के बारे में रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ट्विटर पर जारी बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि यूक्रेन रूस की ज़मीन पर हमले नहीं कर रहा, बल्कि अपनी ज़मीन को कब्जे से आज़ाद करवाने के लिए दिफाई जंग लड़ रहा है और ये बात मुसल्लिमा है। वजह है कि रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने बयान में कहा था कि यूक्रेन ने ड्रोन तैयारों के साथ क्रास्नोडार के इलाके में और जमहूरिया एदेगिया में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया है। लड़कियों के लिए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने के बाद से आलमी तनकीद का निशाना बनने वाले अफगान तालिबान ने अब एक और मुतनाज़ फैसला लेते हुए सिर्फ मर्दों के लिए यूनिवर्सिटियां खोलने का ऐलान किया है। दारुल हुकूमत काबुल और कई दूसरे शहरों में सरकारी यूनिवर्सिटीज दोबारा खोलने का ऐलान करते हुए तालिबान का कहना है कि वहां सिर्फ मर्द स्टूडेंट्स को ही जाने की इजाज़त होगी। तालिबान की वजारत बराए आला तालीम के एक मुख्तसर बयान में कहा गया है कि सुप्रीम कौंसिल बराए आला तालीम के फैसले के मुताबिक सर्द सूबों में सरकारी आला तालीमी इदारों में मर्द तलबा की तालीम का बाकायदा आगाज इस साल 6 मार्च से होगा। अफगानिस्तान के 34 में से तकरीबन 24 सूबों में मौसम सरमा में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में सालाना छुट्टियां होती हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नुयत के तारीखी फैसले में कहा है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नरों का सिलेक्शन पीएम, लोकसभा में अपोजिशन लीडर और सीजीआई मिलकर करेंगे। जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि जमहूरियत को बनाए रखने के लिए इलेक्शन का अमल पाक बनाए रखना चाहिए, वरना इसके तबाहकुन नताइज सामने आएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की तकरीरी एक कमेटी करेगी। इस कमेटी में वजीर आजम, लोकसभा में अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म मोदी के करीबी बताए जा रहे बिजनेसमैन गौतम अडानी की अडानी ग्रुप पर अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पैदा होने वाले तनाज़े की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है। रिटायर्ड जज अभय मनोहर सिपरे की सदारत वाली कमेटी में मशहूर बैंकर के वी कामत और ओपी भट्ट, इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलकनी, रिटायर्ड जज जेपी देओधर और कमर्शियल कवानीन के एक्सपर्ट वकील सोमशेखरन सुंदर सेन शामिल होंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी को भी अपनी जांच 2 महीने के अंदर खत्म करके स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने अडानी घोटाले को दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करार देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस मामले पर जांच का फैसला मोदी सरकार पर जोरदार तमाचा है। जैन साथियों, दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। अडानी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय टीम बनाकर जांच का आदेश दे दिया, जिसमें एक पूर्व न्यायाधीश को भी शामिल किया गया है। ये मोदी सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। आप सबको याद होगा कि किस तरह से पूरा विपक्ष संसद के सत्र के दौरान यही कह रहा था कि जेपीसी बनाओ, अडानी के भ्रष्टाचार की जांच कराओ, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिरे से हम लोगों की मांग खारिज कर दी। आज ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार महाभ्रष्ट भी है, नाकारा भी है और अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी जी किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सोचिए कि 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार वो इतने बड़े घोटाले पे चुप है, जहां LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, लाखों करोड़ का घोटाला हुआ है और मॉरिशस में एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोलकर उनकी आमदनी का जरिया क्या है पता नहीं, 42,000 करोड़ रुपए का काला धन अडानी की कंपनी में लगाया गया है। इतने सारे साक्ष्य मिलने के बावजूद मोदी सरकार ने जेपीसी बनाने से मना कर दिया और आज सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए आदेश देना पड़ रहा है। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी सरकार का चेहरा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का उनका दावा आज पूरे देश के सामने खोखला साबित हुआ है। मुल्क की 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हुए इलेक्शन के बाद आज वोटों की गिनती की जा रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में वोटों की गिनती की जा रही है। तमाम रुझानों का आना शुरू हो गया है। शुरुआती रुझानों में जहां त्रिपुरा में फिर एक मरतबा बीजेपी की हुकूमत बनती दिखाई दे रही है, तो वहीं नागालैंड में NDPP, तो वहीं मेघालय में NPP को अक्सरियत मिलती दिखाई दे रही है और इम्कान है कि ये पार्टियां अपने इत्तेहादी पार्टियों के साथ यहां हुकूमत बना देगी। उम्मीद की जा रही है कि शाम 5 से 6 बजे के दरमियान इन 3 रियासतों के फाइनल रिजल्ट सामने आ जाएंगे और मंजर साफ हो जाएगा। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर बीजेपी को घेरते हुए कहा कि 100 से 1000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात करने वाली बीजेपी रेड में मनीष सिसोदिया के पास से 10,000 रुपए तक बरामद नहीं कर पाई। और चीज़ है, ये पूरा शराब नीति वाला अगर घोटाला है, ये क्या है? अगर एक आम आदमी की भाषा में समझा जाए तो शराब नीति का घोटाला क्या है? बड़ा टेक्निकल है, आम आदमी को समझ नहीं आता। मैं आपको 4 लाइन में समझा देता हूं। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने शराब की दुकान वालों से पैसे खाए। यही तो आरोप है, मोटे मोटे तौर पे आरोप तो यही है। इसीलिए उनको मनीष सिसोदिया जी ने शराब वालों से कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि शराब वालों से कोई किसी डिबेट में क्या देते हैं 100 करोड़ खाए, किसी डिबेट में क्या देते हैं 1000 करोड़ खाए, किसी में क्या देते हैं 10,000 करोड़ खाए। इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मार ली, सारे गद्दे फाड़ दिए, दीवारें तोड़ दी, कभी दीवारों में छुपा रखा हो पैसा। मनीष सिसोदिया जी के चाचे पे, ताऊ पे, मामे पे, ताऊ मौसी पे, सब पे रेड मार ली इन्होंने। बैंक लॉकर देख लिए, कुछ नहीं मिला।
भाई जो आदमी 100 करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ 2 करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं। लाख 2 लाख 10 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाते हैं। मनीष सिसोदिया के 10,000 रुपए नहीं मिले, 10,000 रुपए नहीं मिले उसके घर पे, उसके बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। कोई आदमी 100 करोड़ रुपए दबा जाएगा अपनी वाइफ के लिए, थोड़े बहुत जेवर खरीदेगा, कुछ जेवर नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तो पैसे गए कहां? तो कहां से मिलेंगे पैसे जब खाए नहीं? ये पूरा घोटाला है, ये पूरे आरोप है। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिवासन ने आम आदमी पार्टी से 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा कि कोरोना के दौरान दिल्ली तड़प रही थी, तब केजरीवाल शराब पॉलिसी क्यों बना रहे थे। दूसरा सवाल, जब अपोजिशन के लीडरों को सेंट्रल एजेंसियां हरासमेंट कर रही थी तो आम आदमी पार्टी चुप क्यों थी। तीसरा सवाल, सुप्रिया श्रीनिवासन ने पूछा कि शराब घोटाले के वक्त बीजेपी के 7 एमपी और 8 एमएलए खामोश तमाशाई क्यों बने रहे। सरकारी तंत्र का दुरुपयोग और एजेंसियों को विपक्ष के खिलाफ हमलावर करना तो एक बात है, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए। और उनमें से एक सवाल यह है कि जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, जब लोग बेदम होकर जिनकी जानें जा रही थी, जब अस्पतालों के बाहर तांता लगा हुआ था और ये आस लगा रहे थे लोग कि सरकार ऑक्सीजन का बंदोबस्त करेगी, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी। ये आपकी प्राथमिकता थी। वो तो आपको नीति को विथड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो आपने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था घर घर के नीचे शराब के ठेके खोलने का, महिला सुरक्षा और अराजकता को ताक पर रखकर। और एक बात तो आपसे और पूछनी पड़ेगी, जब सरकार की निरंकुश पुलिस और कठपुतली बन चुकी एजेंसियां विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई करती थी, अन्य नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती थी, तो आप खूब ताली बजाते थे, खूब उंगलियां उठाते थे, खूब खीसे निपोरते थे। जब कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ इन कठपुतली बन चुकी एजेंसियों ने कार्रवाई करी सिर्फ क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे थे, तो समूचे विपक्ष में एक आम आदमी पार्टी थी जिसने एक शब्द हमारे सहयोग में नहीं बोला था। तो आपको क्या लगा था आग बस्ती में लगी और आप बच जाइएगा। खैर, हमने तब भी एजेंसियों के दुस्साहस की, उनके दुरुपयोग पर आपत्ति जताई थी और आज भी जता रहे हैं। भाजपा के ढोंगी लोगों से मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूं, 7 एमपी आपके दिल्ली में, 8 विधायक आपके, काउंसलर आपके, जब ये शराब नीति बन रही थी तो कौन सा सांप सूंघ गया था सबको? क्यों नहीं एक शब्द बोला था? आज बड़ा चौड़ा सीना करके घूम रहे हैं, तब कहां थे? तब कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल शिकायत लेकर इस नीति के खिलाफ गई थी। हमने लगातार लड़ाई लड़ी और आपके लोग इस पूरे भ्रष्टाचार में संलग्न थे। अभी भी जो ये नूरा कुश्ती चल रही है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये दिल्ली ही नहीं देश के लिए भी हानिकारक है। बिहार एमआईएम सदर अख्तर उल ईमान ने असेंबली में समस्तीपुर और गया में मॉब लिंचिंग में मारे गए 2 अक़लियती बिरादरी के अफराद के घर वालों को मुआवजा देने और कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया। मोहम्मद फैयाज पिता इसहाक उम्र 45 वर्ष जिला समस्तीपुर एवं बाबर हुसैन पिता औरंगजेब उम्र 26 वर्ष जिला गया की हत्या दिनांक 22/2/23 को असामाजिक तत्वों द्वारा कर दी गई है। 2 लोग घायल भी है सर। मैं मृतक के परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा, परिवार को नौकरी एवं स्पीडी ट्रायल चलाकर कातिलों को फांसी की सजा देने की सरकार से मांग करता हूं। महोदय, अक़लियतों की जान माल इज्जत आबरू खतरे में है। महागठबंधन की सरकार से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि सर हमारी हिफाजत की जाए। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मक्का मुकरमा में मस्जिदुल हरम की करीबी रिहायशी इमारतों और दुकानों को कर दिया जाएगा मुनहदम। सऊदी हुकूमत का फैसला, मालिकान को दिया जाएगा मुनासिब मुआवजा। यहूदी इंतहा पसंदों ने इस्राएली फौजियों की सरपरस्ती में एक बार फिर मस्जिद अल-अक़सा पर किया हमला। इश्तियाल अंगेज तरीके से अदा की यहूदी मजहबी रसूमात। तुर्की में नहीं रुक रहे हैं ज़लज़ले के झटके। अब फिर आया 4.4 शिद्दत का ज़लज़ला। ज़लज़ले के बाद फौरी तौर पर जानी नुकसान की नहीं मिली कोई इत्तला। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया तारीखी फैसला। पीएम लोकसभा में अपोजिशन लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों का सिलेक्शन।
अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट तनाज़े की जांच के लिए बनेगा पैनल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुक्म, सेबी से भी मांगी गई रिपोर्ट। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुई वोटों की गिनती। त्रिपुरा में बीजेपी की हुकूमत दोबारा बनना तय, नागालैंड में एनडीपीपी तो वहीं मेघालय में एनपीपी को अक्सरियत। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।